तो स्टूडेंट की डिमांड पर आ गया है डीबीएमएस का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ, टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन या कहें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स इन डीबीएमएस। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से वॉच कीजिए डीबीएमएस की पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें हमने सारी कीज के बारे में जाना है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में जाना है, नॉर्मलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया है। तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया, समझ लीजिए कि पूरा डीबीएमएस आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि ये जान है आपके डीबीएमएस सिलेबस की। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थम्स अप जरूर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमने समझ लिया था कि नॉर्मलाइजेशन हमारे डीबीएमएस में एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हमारा रिलेशन है, जिसमें हम डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, उसकी जो रिडंडेंसी है उसको कम किया जाएगा। उसे इंसर्शन एनॉमली और अपडेशन एनॉमली और डिलीशन एनॉमली के कारण जो हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाता है उसे रिमूव किया जाएगा। पर्टिकुलर रिलेशन को, जो कि बहुत बड़ा सा टेबल है या हम कहें बहुत बड़ा सा रिलेशन है, उसको दो या दो से अधिक भागों में बांटकर। ठीक है, तो इसके पहले वाला वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यही हमने वहाँ पे समझा था किस तरीके से ये क्या होती है इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनॉमली, और कैसे हम इसे दूर करते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म है। यहाँ पर हमने टेबल के फॉर्म में इसे समराइज किया है, इसे हम डिटेल में भी समझेंगे। ये मैंने समराइज इसलिए किया है आपको, क्योंकि ये जो इनकी जो कीवर्ड्स हैं इनसे रिलेटेड, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड, BCNF, 4 एंड 5th, ये आपको नॉर्मल फॉर्म पढ़ना है। तो इनके जो कीवर्ड है, किसमें क्या होता है, वो कीवर्ड आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, क्योंकि अगर आपका थ्योरी एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें ये पूछ लिया जाता है इस कीवर्ड से रिलेटेड, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। समझना तो ठीक है, समझना ही है हमें, हम समझेंगे भी, लेकिन कीवर्ड आपको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए पहले ही मैंने इसको समराइज कर दिया है कि एक जो रिलेशन है वो यदि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो उसमें क्या खासियत होना चाहिए। कोई रिलेशन आपका, कोई टेबल अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है तो उसकी खासियत ये होना चाहिए कि उसके जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी जो वैल्यूज़ है वो एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। अभी हम बताएंगे आपको कि एटॉमिक वैल्यू क्या है। तो इसका कीवर्ड क्या है? एटॉमिक वैल्यू। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हर एट्रीब्यूट की वैल्यू जो होगी वो एटॉमिक होगी। क्या होगी? एटॉमिक वैल्यू से हमारा क्या आशय है वो अभी हम देखेंगे। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा? अब जैसे जैसे हम नॉर्मल फॉर्म में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो उसमें यह होगा कि जो हम नॉर्मल फॉर्म को पीछे छोड़ चुके हैं, तो सबसे पहले कंडीशन यही हो जाएगी कि अ रिलेशन इन विल बी इन 2NF इफ इट इज इन 1NF। किसको छोड़ चुके हैं? 1NF को। तो 1NF में होना चाहिए पहले। देन दूसरी प्रॉपर्टी उसकी क्या हो जाएगी? यदि सेकंड NF में होना है तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि ऑल नॉन की एट्रीब्यूट, और वी कैन से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ओके, आर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइम एट्रीब्यूट, मीन्स देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसीज। इसमें ये कह सकते हैं हम ये पूरी लाइन को कि हम कह रहे हैं कि नॉन की एट्रीब्यूट जो है फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट में, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसीज इन द रिलेशन व्हेन इट इज इन 2NF। ठीक है, तो 2NF में हम क्या करेंगे कि 1NF में पहले तो होना चाहिए, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है कि पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होना चाहिए। तो इसका कीवर्ड याद रखिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, या इसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंड होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट के। ठीक है, 3NF जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाला लेते जाएंगे। रिलेशन, अब ये पूरा कॉमन होगा ये वाला वर्ड, अ रिलेशन विल बी इन, ठीक है, तो अ रिलेशन विल बी इन 3NF इफ ऑलरेडी इन 2NF। 2NF को छोड़ चुके हैं तो 2NF होना चाहिए। एंड देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। थर्ड में आप आए तो आपको क्या मिला कीवर्ड? देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। फर्स्ट में मिला एटॉमिक वैल्यू, सेकंड में मिला नो पार्शियल डिपेंडेंसीज,
थर्ड में मिला देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। 3 से याद रखिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं होना चाहिए 3NF में। ये वीडियो इस तरीके से हमने आपके लिए डिजाइन किया है ताकि पढ़ते पढ़ते ही आपको सारा कुछ याद हो जाए, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी आप इसे तैयार कर लें और अपने थ्योरी एग्जाम के हिसाब से भी आप इसे तैयार कर लें। BCNF बॉयसे कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, कोड्स नॉर्मल फॉर्म इसका फुल फॉर्म है BCNF का। तो एक रिलेशन BCNF में कब होगा, इसने किसको छोड़ा है, अभी 3NF को छोड़ा है, तो 3NF में होना चाहिए, ऑलरेडी इन 3NF। एंड फॉर x टेंस टू y, मतलब अगर ऐसी अपने पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है x टेंस टू y, तो x मस्ट बी सुपर की, या हम कह सकते हैं सुपर की हो या कैंडिडेट की हो, है ना, दोनों में से हो सकती है, कैंड की भी हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि जो x है ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा या तो सुपर की होगा या कैंडिडेट की होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी इन 3NF यदि आप किसी रिलेशन को BCNF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले तो ये चेक कीजिए कि वो 3NF में है। यदि वो 3NF में है तो फिर आप आगे बढ़िए, हर डिपेंडेंसीज के लिए x टेंस टू y के लिए आप ये देखिए कि x जो है, जो आपका डिटर्मिनेंट है, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये डिटरमाइन कर रहा है इसे, ठीक है। तो एवरी डिटर्मिनेंट मस्ट बी अ सुपर की और कैंडिडेट की। सुपर की और कैंडिडेट की मैंने आपको बताया है, अगर आपने की वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख के आइए पहले। 4NF, अब 4NF है तो मैंने आपको कहा है आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑलरेडी रिलेशन क्या होना चाहिए, पीछे वाले जो भी नॉर्मल फॉर्म है उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इफ ऑलरेडी इन BCNF एंड हैज नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज, तो 4NF में क्या हटाते हैं हम, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है कि इनको किस तरीके से, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, इसको हम अभी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा कि ये वीडियो हम इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं ताकि आपको ये जो कीवर्ड्स हैं वो साथ ही साथ याद भी होते चले जाएं। एक बार याद हो जाएंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये कीवर्ड्स ही हमें जो है बार बार कंफ्यूज करते हैं। तो 4NF में रहेगा कोई रिलेशन तो उसके लिए कंडीशन है कि वो BCNF में होना चाहिए पहले, और उसके पास कोई मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज नहीं होना चाहिए, राइट। और 5th NF में है तो क्या होना चाहिए कि उसे 4NF में होना चाहिए। एंड देयर इज नो फर्दर नॉन लॉस डिकम्पोज्ड, ठीक है। एंड देयर इज नो फर्दर नॉन लॉस डिकम्पोज, तो ये कीवर्ड याद रखिए आप कि नॉन लॉस डिकम्पोज्ड आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा 5th NF। 5th NF कब होगा, जब 4th NF में हो और उसे नॉन लॉस डिकम्पोज आगे चल के नहीं किया जा सके और ज़्यादा नॉन लॉस डिकम्पोज नहीं किया जा सके। तो आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, जब एटॉमिक वैल्यू रहेगी हर एट्रीब्यूट की। सेकेंड नॉर्मल में कब होगा, जब पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होगी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, जब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। BCNF में कब रहेगा, जब जो आपका फंक्शनल डिपेंडेंसीज है x टेंस टू y, उसमें जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, सुपर की या कैंडिडेट की होगा। एवरी डिटर्मिनेंट मस्ट बी अ सुपर की और अ कैंडिडेट की। 4th NF में क्या रहेगा, इफ ऑलरेडी इन BCNF एंड हैज नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज। 4NF में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज को हम रिमूव करते हैं। 5th NF में हम क्या करते हैं, 4NF में तो होना ही चाहिए और नो देयर इज नो फर्दर नॉन लॉस डिकम्पोज। तो ये कीवर्ड याद रखिए। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं और इनको समझते हैं, इन कीवर्ड से हम क्या समझते हैं और किस तरीके से ये टेबल के फॉर्म में हम किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो बात कर लेते हैं 1NF की। हमने देखा 1NF में एक रिलेशन होगा यदि उसके सभी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, एटॉमिक होना चाहिए, है ना, एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। अब एटॉमिक वैल्यू से हमारा क्या आशय है, देखिए यहाँ पे एक रिलेशन बना के रखा है मैंने स्टूडेंट नाम का, ठीक, आप देख पा रहे हैं इसमें 3 कॉलम है, हमारे 3 एट्रीब्यूट हो गए, SID, SNAME और S फोन नंबर, राइट। SID 101 है, SNAME अमित है, इसके पास 2 फोन नंबर है, ठीक, मतलब कि एक ही
जो रो है आपकी उसमें 2 एंट्री हो गई। एक तो ये SID तो ठीक है, एक ही एंट्री है, S नेम तो ठीक है, एक ही एंट्री अमित, लेकिन S फोन जो है इसमें जो है 2 एंट्री हो गई है, मतलब ये वैल्यू जो है वो एटॉमिक नहीं है, एटॉमिक नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए 2 वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते एक साथ, वो वैल्यू एटॉमिक नहीं कहलाई जाएगी। एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, अणु के फॉर्म में, एटॉमिक के फॉर्म में, उससे और ज़्यादा हम विभक्त नहीं कर सकते, सबसे छोटे रूप में होना चाहिए। तो अब ये छोटे रूप में नहीं है, इसे 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, एक फ़ोन नंबर ये है और एक फ़ोन नंबर ये है, ठीक है। इसकी वैल्यू एटॉमिक करना है तो कैसे करेंगे, सिंपली ये टेबल फिर से आप क्रिएट कीजिए, ठीक है। स्टूडेंट नाम का ही दोनों के लिए कॉमन नाम ले लिया मैंने, यहाँ आपने SID किया, यहाँ आपने S नेम किया और यहाँ आपने कर दिया S फोन नंबर, ठीक है। यहाँ 101 S नेम अमित, फोन नंबर इसका पहले 701058, फिर 101 और फिर आपने अमित किया और सेकंड वाला फ़ोन नंबर लिख लिया 810556, ठीक है। फिर 102 लिखा, सुमित किया और यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर लिख लिया, ठीक है। और फिर 103 किया, रेखा किया और यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर लिख लिया। तो अब ये देख पा रहे हैं हम कि हर रो में कहीं पे भी हमें 2 वैल्यू एक साथ नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हर एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो एटॉमिक है और ज़्यादा फर्दर इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पे भी एटॉमिक है, यहाँ पे भी एटॉमिक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब जगह पे एटॉमिक वैल्यू है। हम इसे 2 भागों में और ज़्यादा वैल्यू को तोड़ नहीं सकते। तो ये कहलाता है हमारा क्या, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जब हर एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो एटॉमिक है, 2 या 2 से अधिक वैल्यू आपने इंसर्ट नहीं की है, ठीक है। तो वो जो आपका रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहलाएगा। क्लियर, तो ये तो सिंपल है। अब सबसे पहले हमने जब समझा था और हर बच्चे जब समझते हैं तो यही क्वेश्चन पुट अप करते हैं, मैडम इसमें तो हमने रिपीटेशन कर दिया। तो अभी आपको फिक्र नहीं करना है, कई बार नॉर्मलाइजेशन में आपको दिखेगा कि हमने रिपीटेशन कर दिया है, रिडंडेंसी कर दी है, लेकिन आगे जाके जब हम और नॉर्मल फॉर्म उसे बनाएंगे तो बहुत सारी रिडंडेंसी जो होने वाली थी वो नहीं होगी, ठीक है। तो डोंट वेरी, आगे बढ़ते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। तो सेकंड NF की कंडीशन क्या थी हमारी, इफ इट इज इन 1 NF, मतलब कि एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि आपको ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट नाम का एक रिलेशन हमने बना के रखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एटॉमिक वैल्यू है सब में, किसी में डबल वैल्यू नहीं है। एंड एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, ये हमें चेक करना है, ठीक। अब यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, SID और प्रोजेक्ट ID जो है मिलकर हमारी प्राइमरी की बना रही है, इसलिए ये क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि इससे ही पता चलता है, SID से पता चलता है कि स्टूडेंट का नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट ID से पता चलता है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, और दोनों मिलाकर ये पता चलता है, क्योंकि अमित और सुमित नाम के 2 यहाँ पर स्टूडेंट हैं, उन्होंने सेम प्रोजेक्ट लिया है, तो दोनों मिलाकर ये पता चलता है कि अमित और सुमित ने जो है 101 और P1, 102 और P1, ठीक है, इसमें जो है अमित लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना रहा है और सुमित भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना रहा है, तो इसको डिटरमाइन कर पा रहे हैं ये, ठीक है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे कि ये जो है SID और प्रोजेक्ट ID दोनों मिलके ये बता रहे हैं कि कौन जो स्टूडेंट है वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। कौन से एट्रीब्यूट हो गए, ये प्राइम एट्रीब्यूट, और वी कैन से दिस इज द प्राइमरी की, ठीक है। ऐसे एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की हो या प्राइमरी की में पार्टिसिपेट करने वाले हो, कैंडिडेट की हो, वो सारे एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। और जो किसी को डिटरमाइन नहीं करेंगे वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे, जो कि दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम है, जो कि SID और प्रोजेक्ट ID पे डिपेंड है, तो ये क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये कहता है कि फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब, ये फुल्ली डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ये अलग अलग, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ स्टूडेंट नेम जो है
ठीक है, वो SID से डिटरमाइंड हो पा रहा है। हम लिख सकते हैं कि SID डिटरमाइंड स्टूडेंट नेम, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोजेक्ट ID जो है वो प्रोजेक्ट नेम को डिटरमाइन कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगी, पार्शियल डिपेंडेंसीज हो जाएगी, फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है प्राइमरी की पे, अलग अलग भी डिटरमाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी प्राइमरी की क्या है, SID और प्रोजेक्ट ID दोनों मिलकर ये बना रहे हैं हमारे प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो दोनों ये जो स्टूडेंट नेम है और प्रोजेक्ट नेम है दोनों इस पर दोनों पे डिपेंड होना चाहिए था, अलग अलग डिपेंड हो पा रहे हैं, इसका मतलब कि पार्शियल डिपेंडेंसीज है, इसका मतलब कि फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, इन दोनों पे, चूंकि हमने इनको दो को मिला के प्राइमरी की बनाई है जो कि है भी, तो इन दोनों पे ही ये स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम डिटरमाइन करना था, निर्भर होना था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये अभी सेकेंड NF में नहीं है, दिस इज नॉट इन सेकेंड NF, सेकेंड NF में नहीं है। तो अब इसको क्या करना है, हमें सेकेंड NF में करना है। तो सेकेंड NF में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को दो टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम क्या करें, इसे दो टेबल में कन्वर्ट कर लें। कौन कौन से दो टेबल बना लें हम, ये देखिए, एक टेबल तो मैं ये बना लेती हूं स्टूडेंट नाम का, जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम और उस स्टूडेंट ने क्या प्रोजेक्ट लिया है, प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, ये आ गया। और एक टेबल हम बना देंगे, ये स्टूडेंट नाम से बना दिया, और एक टेबल बना देंगे हम प्रोजेक्ट नाम से। ठीक है, जिसमें हम लिख देंगे प्रोजेक्ट ID और प्रोजेक्ट नेम। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो स्टूडेंट ID में क्या आ जाएगा, 101, 102। एस नेम क्या है, 101 का नेम क्या है, अमित, और 102 का नेम क्या है, सुमित। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम दोनों का लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। ठीक है, यहां प्रोजेक्ट ID क्या हो गया, P1, और प्रोजेक्ट नेम लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अभी हमने एक ही प्रोजेक्ट की एंट्री की थी। ठीक है, और भी होता तो हम P2 और लिख लेते, जो भी उसका नाम रहता वो लिखते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट और प्रोजेक्ट नाम से दो टेबल बना लिए। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट नेम और स्टूडेंट नेम है वो टोटली SID पे डिपेंड है, राइट, और जो प्रोजेक्ट नेम है यहाँ टेबल पे वो टोटली प्रोजेक्ट ID पे डिपेंड है। ठीक है, तो देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसीज। तो हमने क्या किया, हमने सेकेंड NF में क्या किया, पहले तो ये चेक किया कि एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, यानी कि 1 NF में होना चाहिए। फिर हमने देखा कि भाई जो हमारी प्राइमरी की थी, जो कि थी स्टूडेंट ID और प्रोजेक्ट ID, उस पर जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट थे वो फुल्ली डिपेंडेंट नहीं थे, वो अलग अलग भी डिटरमाइंड हो रहे थे SID और प्रोजेक्ट ID से। तो हमने क्या किया, उसे दो भागों में तोड़ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो दो भागों में तोड़ने के बाद ये दो रिलेशन जो हमारे पास आए हैं वो क्या हैं, सेकेंड NF में है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड NF में। वीडियो को लाइक करते चलिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से ये वाला वीडियो आपके लिए डिज़ाइन किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। में मैंने आपको क्या बताया था कि अ रिलेशन विल बी इन 3 NF इफ इट इज ऑलरेडी इन 2 NF में होना चाहिए। ठीक है, एंड देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट डिटेल नाम का हमने एक टेबल बना के रखा हुआ है, SID, S नेम, सिटी एंड जिप। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये जो टेबल है 3 NF में है या नहीं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे SID इज ओनली प्राइमरी की, ठीक है, और ये प्राइमरी की पे सब डिपेंडेंट है, S नेम भी डिपेंडेंट है, सिटी भी है और जिप कोड भी है। ठीक, तो ये जो है ऑलरेडी इन 2 NF है, लेकिन ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रख रहा है। कैसे रख रहा है, SID डिटरमाइन करेगा किसे, चूंकि SID प्राइमरी की है तो SID डिटरमाइन करेगा जिप कोड को, और हमें पता है कि किसी कंट्री का या किसी सिटी का कहें जिप कोड जो है वो यूनिक होता है, तो जिप कोड जो है वो डिटरमाइन करेगा सिटी को।
ठीक है, तो इसने इसको डिटरमाइन किया, इसने इसको डिटरमाइन किया, मतलब ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो ये कहलाती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे। पहला टेबल जिसमें हम ले लेते हैं SID, एस नेम और आपका जिप कोड। ठीक है, और दूसरा टेबल जिसमें हम ले लेते हैं सिटी और जिप कोड, या जिप कोड और सिटी। ठीक है, तो SID में लिख लीजिए 101, 102, अमित, सुमित। अच्छा, इसके नोट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अगर आप को नोट्स चाहिए तो आप हमारी zinathasanacademy.com ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे नोट्स पे आप क्लिक करेंगे तो DBMS की नोट्स आपको मिल जाएंगे। जिप कोड, ठीक है, और ये 41225100, ये डमी है सब, है ना, सही में मत समझ लेना। सिटी का नाम A रख दिया या B। ठीक, तो ये हो गया हमारा नॉर्मलाइजेशन, यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। इसको नाम दे दीजिए S डिटेल दे दीजिए, और इसे दे दीजिए सिटी डिटेल, कुछ भी नाम दे दीजिए जो आपको सूट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसे 3NF में कन्वर्ट कर दिया, दो भागों में तोड़कर इस रिलेशन को। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि A डिटरमाइन करेगा B को और B डिटरमाइन करेगा C को, तो A डिटरमाइन कर रहा है C को। तो ऐसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज आपको दोनों टेबल में दिखाई नहीं देगी। एस नेम SID से डिटरमाइंड होगा, जिप कोड जो है वो SID से ही डिटरमाइंड होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिटी जो है वो जिप से डिटरमाइंड होगी, वो B जो सिटी है वो अगेन जिप कोड से डिटरमाइंड होगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब हम बढ़ते हैं BCNF में। हमने आपको बताया कि कोई रिलेशन वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म में होगा यदि वो 3NF में होगा, इफ इट इज इन 3NF। तो अभी हमने जो देखा था, हमने 3NF में बना लिया था इन दो रिलेशन को, तो ये दो रिलेशन 3NF में थे। और हमें चेक करना है कि एवरी डिटर्मिनेंट इज अ सुपर की और कैंडिडेट की। जो डिटर्मिनेंट है, जो डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पे हैं, वो या तो सुपर की होंगे या कैंडिडेट की होंगे। कैंडिडेट की, सुपर की, ये सब मैंने आपको बता दिया है। कैंडिडेट की वो की होती हैं जो प्राइमरी की बन सकती थी, लेकिन उसमें से ही हम एक को प्राइमरी की बना लेते हैं और बाकी सारी की जो है वो कैंडिडेट की होती है, और उससे ऊपर जो है वो सुपर की होती है। ठीक है, तो और डिटेल में आप वीडियो जरूर देख लेना। तो SID और जिप, यहाँ पे क्या हम चेक कर लें ये कैंडिडेट की है कि नहीं। बिल्कुल है, SID जहाँ पे जो है वो प्राइमरी की भी है और कैंडिडेट की भी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कैंडिडेट की से ही हम प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं, चूंकि ये प्राइमरी की है तो कैंडिडेट की तो होगी, और जिप जो है वो यहाँ पे प्राइमरी की है तो ये कैंडिडेट की तो होगी ही होगी। तो यहाँ पर ये वाले जो दोनों रिलेशन हैं, जो कि हम इसको नाम दे देते हैं, S डिटेल दे देते हैं यहाँ पे, और ये सिटी डिटेल दे देते हैं यहाँ पे। दोनों रिलेशन जो हैं वो हमारे BCNF में है, क्योंकि एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की। राइट, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो 4NF में हमने देखा कि 4NF क्या है, कि अगर कोई रिलेशन 4NF में है तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो इसे BCNF में होना चाहिए। ठीक है, एंड देयर इज नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या है? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी का मतलब है कि इफ A डिटरमाइंड B, ठीक है, तो इस A की एक वैल्यू के लिए, ठीक है, ये जिसे डिटरमाइन कर रहा है उसकी एक वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम स्टूडेंट ID, कोर्स, हॉबी। राइट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट ID 101 है, इसने कोर्स कंप्यूटर किया और डांसिंग किया, और 101 है, इसने मैथ किया और सिंगिंग किया। तो मतलब स्टूडेंट ID 101 के लिए A की एक वैल्यू 101 के लिए हमें यहाँ पे कंप्यूटर डांसिंग मिल रहा है, यहाँ पे मैथ सिंगिंग मिल रहा है। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 4NF में आपको कम से कम 3 एट्रीब्यूट पे अप्लाई होगा। ये यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये 3 एट्रीब्यूट में आपको चेकिंग करना है। ठीक है,
तो ये 101 है, इसकी एंट्री 2 बार यहाँ पे हुई है, कंप्यूटर डांसिंग और 101 की मैथ सिंगिंग। ठीक है, तो इसको यहाँ से हमें ये एक मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज को शो कर रहा है, इसको हमें यहाँ से रिमूव कर रहा है। इसके लिए हमने 2 टेबल यहाँ पर बना लिए हैं रिमूव करने के लिए हमने ये टेबल 1 नाम दे दिया, सपोज ये टेबल 2 नाम दे दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टूडेंट आईडी कोर्स को अलग कर लेंगे और स्टूडेंट आईडी हॉबी को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कोर्स और हॉबी का कोई रिलेशन नहीं है। जो कोर्स है वो डिटरमाइन किससे हो रहा है, स्टूडेंट आईडी से, और जो हॉबी है वो डिटरमाइन किससे हो रही है, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की है, जिसकी वजह से ये डिसाइड कर पा रहे हैं हम कि 101 की हॉबी जो है डांसिंग है और 101 की हॉबी जो है सिंगिंग है। 101 का हॉबी कोर्स जो है वो कंप्यूटर है, 101 का कोर्स जो है वो मैथ्स है। ठीक है, तो इसको हमने 2 टेबल में डिवाइड कर लिया। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 101 जो कंप्यूटर कोर्स में इनरोल हुआ है और 101 जो है वो मैथ्स में इनरोल हुआ है और 102 जो है वो बायोलॉजी में है। इसी तरीके से 101 डांसिंग में है, 101 सिंगिंग में है, 102 डांसिंग में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे जो मल्टी वैल्यूड आ रही थी 101 के लिए कंप्यूटर डांसिंग, 101 के लिए मैथ सिंगिंग, वो हमने 2 भागों में विभक्त करके मल्टी वैल्यूड को यहाँ पे रिमूव किया। तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज 4NF में हम हटाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आ गए आखिरी नॉर्मल फॉर्म पे, जो कि है 5th नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, 5th नॉर्मल फॉर्म हमारा ये कहता है कि अ रिलेशन विल बी इन 5th NF if it is already in 4NF and it cannot be further non-loss decompose। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसे एक बार या एक से अधिक बार इसको डिकम्पोज करते हैं, भागों में विभक्त करते हैं, तो फर्दर इसका ऐसा पार्टीशन नहीं होना चाहिए कि उससे कोई इंफॉर्मेशन का लॉस हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझ, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एजेंट है A1 और एक एजेंट है A2। ठीक है, कंपनी है PQR, 2 कंपनी है हमारे पास, PQR और XYZ। ठीक, PQR नट और बोल्ट दोनों बना रहा है, XYZ जो है नट और बोल्ट दोनों बना रहा है। हमारे पास 2 एजेंट हैं। A2 ने किससे खरीदारी करी है, PQR कंपनी से नट की खरीदारी की है, और A1 ने जो है PQR और XYZ से खरीदारी की है नट और बोल्ट दोनों की। तो यही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलना चाहिए और इन तीनों को मिलाएंगे तो ये इंफॉर्मेशन पूरी मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारा R1 रिलेशन क्या कह रहा है, एजेंट कंपनी A1 PQR, A1 के सामने PQR है, A1 के सामने PQR है। ठीक है, A1 के सामने XYZ, A1 के सामने XYZ, A2 के सामने PQR, A2 के सामने PQR, मतलब ये जो है वो एजेंट डिटरमाइन कर रहा है कंपनी को। ठीक है, तो ये हो गया एक रिलेशन। R2 एजेंट प्रोडक्ट को कर रहा है, A1 ने नट खरीदा है, A1 ने नट खरीदा है, A1 ने नट खरीदा है, A1 ने बोल्ट खरीदा है, A1 ने बोल्ट खरीदा है, A1 ने बोल्ट खरीदा है, A2 ने नट खरीदा है, A2 ने नट खरीदा है। तो ये डिटरमाइन कर रहा है एजेंट प्रोडक्ट को। R3 कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी क्या क्या बना रही है, PQR नट बना रही है, PQR नट बना रही है, PQR बोल्ट है, PQR बोल्ट भी बना रही है, XYZ नट है, XYZ नट है, और XYZ बोल्ट भी है, और XYZ बोल्ट भी है। तो ये R3 भी सही है, कंपनी जो है प्रोडक्ट को डिटरमाइन कर रहा है। और इन तीनों को जब हम मिलाएंगे R1 R2 ज्वाइन निकालेंगे तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन R की बैक मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइन डिपेंडेंसी। तो हम कह रहे हैं कि अब इसको और अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता, इतना ही भागों में बांटा जा सकता था, और इसको मिलाएंगे तो ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब हमारा इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा। तो ये कहलाता है हमारा 5th NF, यानी कि 5वां आखिरी नॉर्मल फॉर्म। याद रहेगा आप सभी को। तो इसी बात पे वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज़ीनत हसन एकेडमी।